हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम टू स्मार्टर एवरीडे। प्यारे दोस्तों, आपको पता है कि इस समय हम क्लास 7th की जियोग्राफी कवर कर रहे हैं। ठीक है, हमारी क्लास 6 की जियोग्राफी कंप्लीट हो चुकी है। क्लास 7th की जो जियोग्राफी है उसका ये चैप्टर 2 है। यह एक ऐसा चैप्टर है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से हर पेपर में एक आधे प्रश्न पूछे ही जाते हैं। अभी जो परीक्षा आपकी सीटेट की 7 जुलाई 2024 को हुई, उसमें भी इस चैप्टर से प्रश्न पूछे गए हैं। और 2023 तथा 2024 आपको पता है हम सिर्फ 2 साल के ही पीवाईक्यू करवा रहे हैं। उसमें भी बहुत सारे हमें पीवाईक्यू मिल जाते हैं, क्योंकि हम बहुत महत्वपूर्ण चीज़ जो सीटेट का आधार है एनसीईआरटी, उसको फॉलो कर रहे हैं। इसलिए जो पीवाईक्यू है वो हमको यहीं से मिलते हैं। 2023 और 24 में सिर्फ इन 2 सालों में हमको 12 प्रश्न मिले हैं जो इस चैप्टर से पूछे गए हैं। कितने प्रश्न? टोटल 12 प्रश्न। ठीक है, और अभी एक पेपर आपका था 19 जनवरी 2023 को, उसमें तो इस चैप्टर से 3 प्रश्न पूछे गए थे, वो भी एकदम सीक्वेंस में, पहला दूसरा तीसरा 3 प्रश्न पूछे गए थे इस चैप्टर से। तो यह चैप्टर आपका बहुत महत्वपूर्ण, हर एंगल से इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, एक एक लाइन इसकी बहुत मूल्यवान है। पेन और कॉपी लेके बैठिएगा, हम बताते रहेंगे, आप जो है उसको उस लाइन को तुरंत नोट करते चलिएगा। ओके, जो भी विद्यार्थी क्लास में लास्ट तक बना रहता है डेफिनेटली बहुत कुछ सीखने वाला है। चैप्टर आज का ये बहुत छोटा है, ठीक है, लेकिन जितना छोटा उतना ही खोटा। बहुत प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं, इस चैप्टर से पूछे जाते हैं। लास्ट में आपको पता है कि हम चैप्टर से रिलेटेड पीवाईक्यू भी करवाते हैं। आइए शुरू करते हैं। चलिए, हमारी पृथ्वी के अंदर, ये चैप्टर का नाम है। बाहर से तो हम जानते हैं पृथ्वी कैसी है, लेकिन अंदर क्या है ये जानने का प्रयास नहीं करते, जानते भी नहीं है। आज जान लेंगे। चलिए, हमारी पृथ्वी एक गतिशील ग्रह है। हमारी पृथ्वी कैसा ग्रह है? स्थिर है या गतिमान है? तो हमारी पृथ्वी एक गतिमान गतिशील ग्रह है, इसमें मूवमेंट होता रहता है। इसके अंदर और बाहर निरंतर परिवर्तन होता रहता है, चाहे अंदर की बात हो या जिस पे हम रह रहे हैं ऊपर की बात हो, इसमें निरंतर सतत चेंजेस होते रहते हैं, परिवर्तन होते रहते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में क्या है? सोचते ही नहीं है, जरूरत ही नहीं पड़ती है। पृथ्वी किन पदार्थों से बनी है प्रयास ही नहीं करते हैं। आज जान लेंगे। चलिए, पृथ्वी का आंतरिक भाग। सबसे पहले तो यहाँ पे आप पिक्चर देख पा रहे होंगे पृथ्वी की। ठीक है, ये गोल गोल, ओके, ये क्या है? ये हमारी पृथ्वी है। अब इसमें यह बताया गया है कि पृथ्वी किन परतों से मिलकर बनी है। ध्यान रखिएगा, हमारी जो पृथ्वी है इसकी 3 मुख्य परतें हैं। 3 मुख्य परतें हैं। 3 मुख्य परतें हैं। कौन कौन सी हैं सर? एक तो है क्रस्ट, जिसको हम परपटी कहते हैं, जिसको हम भूपरपटी भी कहते हैं। ओके, ये पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है, परपटी। दूसरी जो परत है वो है मेटल, ये वाली। ये पहली परत होती है, ये दूसरी परत होती है, और ये तीसरी परत होती है आंतरिक क्रोड। तो पृथ्वी की 3 मुख्य परतें हैं, परपटी, मेटल और आंतरिक क्रोड। ये जो 3 परतें हैं इनमें भी अलग अलग परतें हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ 3 ही परतें हैं बहुत मोटी मोटी, नहीं, 3 परतें हैं और उसके बाद इनके अंतर्गत भी प्रत्येक परत में भी बहुत सारी परतें हैं। ठीक है, इसके बारे में भी अभी हम डीप में समझेंगे। ये तो हमने आपको एक थोड़ा सा एग्जाम्पल दे दिया। आइए अब शुरू करते हैं। पृथ्वी का आंतरिक भाग। एक प्याज की तरह पृथ्वी भी एक के ऊपर एक संकेंद्री परतों से बनी है। आपने प्याज को देखा ही है, उसको छीला भी होगा, काटा भी होगा। ठीक है, उसमें कितनी सारी परतें होती हैं। लाइक दैट हमारी पृथ्वी में भी बहुत सारी परतें होती हैं। मुख्य रूप से 3 ही होती हैं, परपटी, मेटल और आंतरिक क्रोड। ठीक है, पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को परपटी कहते हैं। ये पृथ्वी है, इसमें सबसे ऊपर कौन सी परत आपको दिख रही है? कौन सी दिख रही है? ये वाली सबसे ऊपर है।
या मेटल सबसे ऊपर है? जी नहीं, सबसे ऊपर है हमारी परपटी। ये जो है ये पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत है परपटी। ओके, यह सबसे पतली परत होती है। सबसे पतली परत कौन सी है? ये परपटी, जिस पे हम रहते हैं। यह जो परत है महाद्वीपीय संगति यानी कि महाद्वीपीय परपटी में लगभग 35 किलोमीटर एवं समुद्री सतह में केवल 5 किलोमीटर तक है ये, ठीक है। और वहीं पर अगर बात की जाए महाद्वीपीय संगति यानी कि महाद्वीपीय जो परपटी है, संगति का मतलब यहाँ पे परपटी से है। महाद्वीपीय संगति यानी कि जो परपटी है वो मुख्य रूप से सिलिका एवं एल्यूमिना जैसे खनिजों से बनी है। नोट कर लीजिए, रट लीजिए। महाद्वीपीय संगति, महाद्वीपीय परपटी किसकी बनी हुई है? सिलिका और एल्यूमिना की, ठीक है, जैसे खनिजों से बनी हुई है। इसीलिए इसको Cl कहते हैं। Cl का मतलब सर क्या है? यहाँ पे Cl का मतलब है C फॉर सिलिका और L फॉर एल्यूमिना हो गया, तो इसको हम Cl भी कहते हैं। ओके, इतनी बात क्लियर है। महाद्वीपीय संगति मुख्य रूप से सिलिका और एल्यूमिना जैसे खनिजों से बनी है। प्रश्न आपसे पूछेगा। आगे बढ़ेंगे। महासागर की परपटी मुख्यतः सिलिका एवं मैग्नीशियम की बनी है। पहला पॉइंट ये नोट कर लीजिए, उसके बाद ये दूसरा पॉइंट यहां से नोट कर लीजिए। महासागर की परपटी किस खनिज से मिलकर बनी है? महासागर की जो परपटी है वो मुख्य रूप से सिलिका और मैग्नीशियम की बनी हुई है, इसीलिए इसको सीमै भी कहा जाता है। सीमै क्या है सर? C फॉर सिलिका, M फॉर मैग्नीशियम, तो ये हो गया सिलिका और मैग्नीशियम, ठीक है। इतनी बात क्लियर है? ओके, अब यहां पे देखिएगा, ये महाद्वीपीय परपटी और महासागरीय परपटी का एक चित्र दिया हुआ है। ये जो है वो महासागरीय परपटी यहां पे दिखाई गई है। ये आपका महासागर है, ये महाद्वीप है, और ये महाद्वीपीय परपटी को यहां पे दिखाया गया है। इतनी बात क्लियर होती है। परपटी के ठीक नीचे मेटल होता है। परपटी देखिए आपने, कहाँ है सर परपटी? ये रही, ये परपटी है। उसके बाद परपटी के ठीक नीचे मेटल होता है, ये जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ठीक है। ठीक नीचे मेटल होता है जो 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैला होता है। परपटी के ठीक नीचे वाला मेटल का भाग कितने किलोमीटर की गहराई तक फैला होता है? 2900 किलोमीटर की गहराई तक ये फैला होता है। मेटल वाला जो भाग है ये 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैला हुआ होता है। सोचो कितनी गहराई हो गई, 2900 किलोमीटर। इसकी सबसे आंतरिक परत क्रोड है। सबसे आंतरिक परत कौन सी है? ये रही। इसकी सबसे आंतरिक परत जो है वो क्रोड है, ये रही। ये आंतरिक क्रोड हो जाएगी यहाँ पे। इतनी बात क्लियर है? ठीक है। अब ये समझ लेते हैं, क्या आप जानते हैं विश्व की सबसे गहरी खान कहाँ स्थित है? विश्व की सबसे गहरी खान दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। इसकी गहराई लगभग 4 किलोमीटर है। कितनी गहराई है सर? 4 किलोमीटर। तेल की खोज में इंजीनियर 6 किलोमीटर गहराई तक खोद चुके हैं। पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचने के लिए, जो कि बिल्कुल इम्पॉसिबल है, आपको समुद्र की सतह पर 6000 किलोमीटर गहराई तक खोदना होगा। ध्यान रखिएगा इस बात को। तो ये पॉइंट हमारा क्लियर हो गया कि पृथ्वी की सबसे ऊपर की परत जो है वो परपटी है, दूसरी मेटल है जो कि 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैली है। उसके बाद लास्ट परत, आखिरी जो है वो लास्ट में आंतरिक क्रोड होती है। और आपने जाना महाद्वीपीय परत जो है वो सिलिका एल्यूमिना से मिलकर बनी है, और महासागरीय परपटी जो है वो सिलिका और मैग्नीशियम से मिलकर के बनी है। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को हम परपटी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, चलिए। एक एक लाइन 1,000 रुपए की इसमें है। तो यहां पे पॉइंट हम क्या पढ़ रहे थे कि इसकी जो सबसे आंतरिक परत है वो क्रोड है। क्रोड की जो त्रिज्या है वो लगभग 3500 किलोमीटर है। ये मुख्यतः निकल एवं लोहे की बनी होती है। ये 3 नंबर पॉइंट लिखिए। पहला पॉइंट आपने लिखा था महाद्वीपीय परपटी जो सिलिका और एल्यूमिना की बनी है। दूसरा पॉइंट आपने लिखा महासागर की परपटी जो सिलिका और मैग्नीशियम की बनी है।
तीसरा लिखिए आंतरिक रोड जो निकल और लोहे की बनी होती है, इसे निफे कहते हैं। नी फॉर निकिल, फे फॉर फेरस हो गया। केंद्रीय क्रोड का तापमान एवं दाब काफी उच्च होता है। आपसे प्रश्न पूछ लेगा केंद्रीय क्रोड का तापमान उच्च होता है, निम्न होता है, शून्य होता है, तो आप बताएंगे काफी उच्च होता है। शैल एवं खनिज की बात कर लेते हैं। पृथ्वी की परपटी अनेक प्रकार के शैलों से बनी है। ध्यान दीजिएगा, बहुत एक एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। पृथ्वी की परपटी अनेक प्रकार के शैलों से बनी है। पृथ्वी की परपटी बनाने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को शैल कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, पृथ्वी की परपटी बनाने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को शैल कहते हैं। किस पिंड को? प्राकृतिक शैल पिंड को। शैल विभिन्न रंग, आकार एवं गठन की हो सकती हैं। ऐसा नहीं कि जो शैल है वो उनका कोई फिक्स कलर है या साइज उनका फिक्स है, ऐसा नहीं है। अलग अलग रंग, अलग अलग आकार और गठन की हो सकती हैं। मुख्य रूप से शैल 3 प्रकार की होती हैं। आग्नेय जिसको इग्नियस कहते हैं, और दूसरी है अवसादी जिसको सेडिमेंट्री शैल कहते हैं, तीसरी है कायांतरित यानी कि मेटामॉर्फिक शैल होती है। तो ये मुख्य रूप से 3 प्रकार की शैल होती हैं। ठीक है। द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस हो जाता है। जो द्रवित मैग्मा है, जो पहले द्रव के रूप में है, वो जब ठंडा होता है तो कैसा हो जाता है? तो ठोस हो जाता है। इस प्रकार बने शैल को आग्नेय शैल कहते हैं। ठीक है। इन्हें प्राथमिक शैल भी कहा जाता है। ये जो द्रवित मैग्मा की बात हो रही है, ये यहाँ पे मैं आपको पिक्चर में दिखाने का प्रयास करूंगा। ये देखिए, यहाँ पे बताया गया है कि ये क्या है? ये मैग्मा है जो कि द्रव के रूप में है। जब ये मैग्मा ठंडा होता है तब क्या होता है? तब ये ठोस हो जाता है और इस तरीके से आग्नेय शैल का निर्माण होता है। इस तरीके से ये आग्नेय शैल बनती है। ओके, अभी इस पर आएंगे और देखिए पॉइंट को। इतनी बात क्लियर हो गई यहां तक? चलिए, तो ये आग्नेय शैल कहते हैं। इन्हें प्राथमिक शैल भी कहा जाता है। प्राथमिक शैल किनको कहते हैं? आग्नेय शैल को। आग्नेय शैल 2 प्रकार की होती है। आपसे प्रश्न पूछेगा कौन सी शैल 2 प्रकार की होती है? आग्नेय शैल, अवसादी शैल या कायांतरित शैल? तो आप बताएंगे आग्नेय शैल 2 प्रकार की होती है। इसके प्रकार क्या क्या हैं? अंतर्भेदी शैल और बहिर्भेदी शैल। इतनी बात क्लियर है? चलिए, क्या आप ज्वालामुखी से निकलने वाले लावा की कल्पना कर सकते हैं? वास्तव में आग की तरह लाल द्रवित मैग्मा ही लावा है। आग की तरह लाल द्रव जो मैग्मा है वही लावा है, जो पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकल करके सतह पर आ जाता है। जब द्रवित लावा द्रव के रूप में जो लावा है पृथ्वी की सतह पर आता है तो यह तेजी से ठंडा होकर ठोस बन जाता है। परपटी पर इस प्रकार से बने शैल को बहिर्भेदीय आग्नेय शैल कहते हैं। जो द्रवित लावा है जब वो पृथ्वी पर आता है तो पृथ्वी का ठंडा एटमॉस्फेयर पाकर के वो बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है, और यहाँ पे परपटी पर जो इस प्रकार से जो शैल बनते हैं उन्हें आग्नेय शैल कहा गया है। क्या कहा गया है? आग्नेय शैल, बहिर्भेदी। इसकी संरचना बहुत महीन दानों वाली होती है, जैसे कि बेसाल्ट हो गया। दक्कन पठार बेसाल्ट शैलों से ही बना है। आपसे प्रश्न पूछ लेगा दक्कन पठार किस प्रकार की शैलों से बना है? तो ये बेसाल्ट शैलों से ही बना हुआ है। द्रवित मैग्मा कभी कभी भूपर्पटी के अंदर गहराई में ही ठंडा हो जाता है। जरूरी नहीं कि ऊपर ही आया हो। द्रव के रूप में जो मैग्मा है वो पृथ्वी के अंदर ही ठंडा हो गया। इस प्रकार जो बने ठोस शैल हैं उनको अंतर्भेदीय आग्नेय शैल कहते हैं। समझ गए? शैल आग्नेय ही हैं, मैग्मा वही है, ठीक है, जो ठंडा हो रहा है, लेकिन यहाँ पे ये बहिर्भेदी है, यहाँ पे अंतर्भेदी है। शैल हमारे आग्नेय ही बन रहे हैं, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। शैल कौन से बन रहे हैं? आग्नेय। ठीक है, पृथ्वी के अंदर ठंडा हो रहा है तब भी आग्नेय शैल, बाहर ठंडा हो रहा है तब भी आग्नेय शैल, लेकिन नाम अलग अलग है। ये बहिर्भेदी आग्नेय है, ये अंतर्भेदी आग्नेय शैल है। धीरे धीरे ठंडा होने के कारण ये बड़े दानों का रूप ले लेते हैं। ठीक है, और ग्रेनाइट ऐसे ही शैल का एक उदाहरण है। लेई, मसालों तथा दानों का चूर्ण बनाने के लिए जिन अपघर्षण पत्थरों का
उपयोग होता है वे ग्रेनाइट के ही बने होते हैं। किसके बने होते हैं? ग्रेनाइट के ही बने होते हैं। यहाँ पे एक आप देखिए, यहाँ पे एक पॉइंट छूट रहा है। क्या आप जानते हैं पृथ्वी के आयतन का केवल 1% हिस्सा ही पर्पटी है। पृथ्वी का जितना आयतन है उसका केवल 1% हिस्सा ही पर्पटी है। 84% मेटल और 15% हिस्सा क्रूड है। 84% मेटल है। पृथ्वी की त्रिज्या 6371 किलोमीटर है। पॉइंट टू बी नोटेड। शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई? ये जो इग्नियस की बात यहाँ पे हो रही है, अभी हम यहाँ पे इग्नियस पढ़ रहे थे। ये देखिए आग्नेय, आग्नेय को हम इग्नियस, इग्नियस लैटिन शब्द इग्निस से बना है जिसका अर्थ होता है अग्नि। ये इग्नि से बना है जिसका अर्थ होता है अग्नि, यानी कि फायर, आग। सेडिमेंट्री क्या अगला है? अवसादी शैल। सेडिमेंट्री लैटिन शब्द सेडिमेंटम से बना है जिसका अर्थ है स्थिर। क्या है? जिसका अर्थ स्थिर। फिर अगला है कायंत्रित शैल यानी कि मेटामॉर्फिक। यह ग्रीक शब्द मेटामॉर्फोस से बना है जिसका अर्थ होता है रूप परिवर्तन, क्योंकि यहाँ पे इन शैल का, जब ये शैल यहाँ पे आती हैं तो इनका रूप परिवर्तित हो जाता है, इसलिए ये मेटामॉर्फिक शब्द से बनी है। आगे बढ़ेंगे, इतनी बात क्लियर हो जाती है। फिर अगला पॉइंट कहता है, देखिएगा एक एक लाइन बहुत महत्वपूर्ण है, चलिए ध्यान से पढ़िएगा। आगे कहता कि शैल लुढ़क कर, चटक कर और एक दूसरे से टकरा कर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती हैं। इन छोटे कणों को अवसाद कहते हैं। क्या कहते हैं? इन छोटे कणों को अवसाद कहते हैं। जैसे यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं अवसाद, ये रहा, ठीक है। ये क्या है? ये अवसाद है जो कि छोटे छोटे टुकड़ों में ये डिवाइड हो गया है। कैसे? जब ये शैल जो है वो क्या होती है? लुढ़कती है। जब ये शैल, अवसादी शैल लुढ़कती है, चटकती है, जब ये शैल एक दूसरे से टकराती हैं तो क्या होता है? तो ये छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड हो जाती हैं और इन टुकड़ों को अवसाद या तल छट कहते हैं। आप यहाँ पे देख रहे हैं आग्नेय शैल जो है वो टूट करके अवसाद बनी, अवसाद से फिर अवसादी शैल बनी, और फिर यहाँ पे देख रहे हैं आप फिर इस तरीके से जब ये अवसादी शैल, ठीक है, और कायंत्रित शैल ये लुढ़केंगी, चटकेंगी, एक दूसरे से टकराएंगी, तो ये फिर जो है इन टुकड़ों में डिवाइड हो जाएंगी। जैसे कि ये आप ऐसे ये देख रहे हैं, ये अवसाद, कायंत्रित शैल तो बनी, लेकिन अगर ये लुढ़केगी, चटकेगी, टकराएगी तो फिर से इन टुकड़ों में ये डिवाइड हो जाएगी। इतनी बात क्लियर हो जाती है, अवसाद, ठीक है। और फिर क्या होता है? चलिए, ये अवसाद हवा, जल आदि के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाकर जमा कर दिए जाते हैं। ये अदृढ़, दृढ़ का मतलब मजबूत, ये अदृढ़ अवसाद दबकर एवं कठोर होकर शैल की परत बनाते हैं। इस प्रकार की शैलों को अवसादी शैल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अवसादी शैल कहा जाता है। उदाहरण के लिए जैसे बलुआ पत्थर हो गया, रेत के दानों से, बलुआ पत्थर किससे बनता है? रेत के दानों से बनता है। तो रेत के दाने जब मिलेंगे, कठोर होंगे, तो वो बलुआ पत्थर का निर्माण करेंगे। इन शैलों में पौधों, जानवरों एवं अन्य सूक्ष्म जीवाणुओं जो कभी इन शैलों पर रहे हैं उनके जीवाश्म भी हो सकते हैं। आपसे प्रश्न पूछ लेगा किस प्रकार की शैलों में जीवाश्म भी हो सकते हैं? अवसादी शैल में जीवाश्म भी हो सकते हैं। जीवाश्म क्या होता है? शैलों की परतों में दबे मृत पौधों एवं जंतुओं के अवशेषों को जीवाश्म कहा जाता है। आगे बढ़ेंगे। आग्नेय एवं अवसादी शैल उच्च ताप एवं दाब के कारण कायांतरित शैलों में परिवर्तित हो सकती है। कौन, किसकी किसकी बात हो रही है? आग्नेय एवं अवसादी शैल। यहाँ पे देखिए, ये इमेज है आपके सामने, आग्नेय एवं अवसादी शैल। देखिए ये आग्नेय है, ये अवसादी है। ये उच्च ताप और दाब के कारण कायांतरित शैलों में परिवर्तित हो सकती हैं। ये हाई प्रेशर टेम्परेचर की वजह से कायांतरित शैलों में, जैसे ये अवसादी शैल है, कहाँ चली गई? ये कायांतरित शैल को बना रही है, ठीक है। आग्नेय शैल देखिए यहां से डायरेक्ट ये कायांतरित शैल में परिवर्तित हो रही है। क्यों? हाई प्रेशर और टेम्परेचर की वजह से। ओके,
इतनी बात क्लियर है? ठीक है, ओके। परिवर्तित हो सकती है, उदाहरण के लिए चिकनी मिट्टी स्लेट में, और चूना पत्थर जो है वो संगमरमर में परिवर्तित हो जाता है। पॉइंट को नोट कीजिए, चिकनी मिट्टी किस में परिवर्तित होती है? स्लेट में। चूना पत्थर किस में चेंज होता है? संगमरमर में। ओके। कायांतरित शेल में परिवर्तित अवसादी शेल जो कि यहाँ पे दिखाई गई है। हम आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे। देखिए, शेल हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं। कठोर शेलों का उपयोग सड़क, घर एवं इमारत बनाने के लिए किया जाता है। आप पत्थरों का उपयोग कई खेलों में करते हैं, उदाहरण के लिए जैसे 7 पत्थर हो गया, चिबिड्डी हो गया, है ना, इस तरीके से। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे। आओ कुछ करके सीखें। यहाँ पे जो ये आप देख पा रहे हैं लाल किला, ये लाल बलुआ पत्थर से बना है। लाल किला किससे बना है? जो लाल किला है वो लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे आप। संगमरमर, ताजमहल सफेद संगमरमर से बना है। ठीक है, ओके। जो चूना पत्थर होता है वो संगमरमर में चेंज हो जाता है। आगे बढ़ेंगे, चलिए अब ये पॉइंट आप समझिए, बहुत अच्छे से समझिए। आपको जानकर आश्चर्य होगा, 1 सेकंड प्लीज। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि किन्हीं निश्चित दशाओं में एक प्रकार की शैल चक्रीय तरीके से एक दूसरे में परिवर्तित हो जाती हैं। एक शैल से दूसरे शैल में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को शैल चक्र कहते हैं। आपसे प्रश्न पूछ लेगा शैल चक्र किसे कहते हैं, तो एक शैल से दूसरे शैल में परिवर्तित होने का ये जो प्रोसेस है, चेंज होने का जो प्रोसेस है, उसको शैल चक्र कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है कि देखिए, आप जानते हैं कि द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस आग्नेय शैल बन जाता है। द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस आग्नेय शैल बन जाता है। ये आग्नेय शैल छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होकर के अवसादी शैल का निर्माण करते हैं। ताप एवं दाब के कारण ये आग्नेय एवं अवसादी शैल कायांतरित शैल में बदल जाते हैं। हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर की वजह से ये आग्नेय और अवसादी शैल कायांतरित शैल में परिवर्तित हो जाते हैं। ओके, अत्यधिक ताप एवं दाब के कारण कायांतरित शैल पुनः पिघलकर द्रवित मैग्मा बन जाता है। हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर की वजह से ये कायांतरित शैल फिर से मैग्मा का रूप ले लेता है। यह द्रवित मैग्मा फिर से ठंडा होकर ठोस आग्नेय शैल में परिवर्तित हो जाता है, जो कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। ठीक है, और जब ये जो है टूट जाते हैं तो फिर से अवसाद बन जाता है। ये टूटेंगे फिर अवसाद बनेगा। ये यहाँ से डायरेक्ट कायांतरित शैल में भी चेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपने इसको समझा। आगे लास्ट पॉइंट समझिए, फिर हम इसके PYQ डिस्कस करेंगे। शैल विभिन्न खनिजों से बनी होती है। शैल किस प्रकार की खनिज से बनी है? तो जो शैल है वो विभिन्न खनिजों से बनी होती है। खनिज प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले पदार्थ हैं। खनिज किस रूप में पाए जाते हैं? प्राकृतिक रूप में, जिनका निश्चित भौतिक गुणधर्म एवं निश्चित रासायनिक मिश्रण होता है। खनिज मानव जाति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ का उपयोग ईंधन की तरह होता है, जैसे कोयला, प्राकृतिक गैस एवं पेट्रोलियम। ठीक है, इनका उपयोग उद्योगों, औषधि एवं उर्वरक में भी होता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। चलिए, जैसे लोहा हो गया, एल्युमिनियम, सोना, यूरेनियम आदि। इस तरीके से हमने चैप्टर को किया क्लियर। इसमें जो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये हम कर देते हैं, फिर ये जो नीचे मैचिंग है आप कर लीजिएगा। द्रवित मैग्मा से बने शैल को क्या कहते हैं? हमने कई बार बताया, यहाँ पे द्रवित मैग्मा होता है, यहाँ पे आप आएंगे तो सीधे क्या बनेगा? आग्नेय शैल बनेगी। क्या बनेगी? आग्नेय शैल। पृथ्वी की सबसे भीतरी परत जो लास्ट में थी नीचे, उसको क्रूड कहा जाता है। सोना, पेट्रोलियम एवं कोयला किसके उदाहरण हैं? खनिज के उदाहरण हैं। शैल जिसमें जीवाश्म होते हैं, मैंने कहा था इस तरीके से प्रश्न पूछ लेगा, तो शैल जिसमें जीवाश्म होते हैं उसे अवसादी शैल कहा गया है। पृथ्वी की सबसे पतली परत को परपटी कहते हैं। आइए अब आते हैं अपने मेन क्वेश्चन पे। ये आपके सामने हमने लिया है पहला प्रश्न। ओके, ये प्रश्न कहता है कि मिलान करें और उचित विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है,
एक तरफ आपका लिखा है संगमरमर, बलुआ पत्थर, कोयला और ग्रेनाइट। ठीक है, ये संगमरमर किस शैल का उदाहरण है, बलुआ पत्थर किस शैल का उदाहरण है, कोयला किसका उदाहरण है, ग्रेनाइट किसका उदाहरण है। देखिए पहले संगमरमर को देख लेते हैं। संगमरमर ये अवसादी शैल का उदाहरण है, जीवाश्म ईंधन है, आग्नेय शैल का उदाहरण है या कायांतरित शैल का उदाहरण है। यहाँ पे लाइन लिखी हुई है, आग्नेय एवं अवसादी शैल उच्च ताप एवं दाब के कारण कायांतरित शैलों में परिवर्तित हो सकती हैं। उदाहरण के लिए चिकनी मिट्टी स्लेट में, चूना पत्थर संगमरमर में। यानी कि कायांतरित शैल जो है यह इससे बनता है संगमरमर। तो संगमरमर किस शैल का उदाहरण है, कायांतरित शैल का। संगमरमर किसका उदाहरण हो जाएगा, कायांतरित शैल का। हम यहाँ पे संगमरमर को मिला देंगे कायांतरित शैल से। ठीक है, यानी कि ए जो है वो जाएगा हमारा फोर्थ के साथ में, कायांतरित शैल के साथ में। अब दूसरा ऑप्शन है हमारा बलुआ पत्थर, ये किसका उदाहरण है। यहाँ पे दिया हुआ है साफ साफ कि इस प्रकार की शैलों को अवसादी शैल कहते हैं, उदाहरण के लिए बलुआ पत्थर। तो बलुआ पत्थर किसका उदाहरण है, अवसादी शैल का। यहाँ पे बलुआ पत्थर को किससे मिला दिया जाए, बलुआ पत्थर को हम मिला देंगे अवसादी शैल से। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब बच रहा है नीचे कोयला। कोयला क्या है, और फिर नीचे बचता है ग्रेनाइट। कोयला जीवाश्म ईंधन है या कोयला आग्नेय शैल है, ग्रेनाइट जीवाश्म ईंधन है या आग्नेय शैल है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि देखिए आग्नेय शैल कहते हैं और ग्रेनाइट ऐसे ही शैल का एक उदाहरण है, यानी कि ग्रेनाइट जो है यह आग्नेय शैल का उदाहरण है। तो अब आपका जो ग्रेनाइट है वो चला जाएगा आग्नेय शैल के साथ में। अब आपके ऑप्शंस क्लियर हुए भाई, संगमरमर गया हमारा कायांतरित शैल में और बलुआ पत्थर गया हमारा अवसादी शैल में। ठीक है, ग्रेनाइट गया हमारा आग्नेय शैल में। ग्रेनाइट किस में गया, आग्नेय शैल में। बचा क्या, कोयला। कोयला और बचा जीवाश्म ईंधन। आपको पता है कोयला क्या है, जीवाश्म ईंधन है। और अगर हमको जो लास्ट में मिल रहा है, इधर का बच रहा है, इधर का बच रहा है, अगर हमको नहीं भी आता है, तीन हमारे क्लियर हैं, तो इसको हम डायरेक्ट यहाँ पे मिला भी देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा। हम आगे बढ़ेंगे, इसमें हम देख लेंगे कौन किसके साथ में जा रहा है। भाई ये संगमरमर जा रहा है कायांतरित शैल के साथ में, ए जाएगा फोर्थ के साथ में। ठीक है, बलुआ पत्थर है अवसादी शैल, बलुआ पत्थर अवसादी शैल, बी जाएगा फर्स्ट के साथ में। कोयला है जीवाश्म ईंधन, सी सेकेंड, और ग्रेनाइट आग्नेय शैल, डी3। तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो गया। यह प्रश्न आपका 7 जुलाई 2024 में जो अभी रिसेंटली पेपर हुआ है उसमें यह प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित युगलों का मिलान कीजिए और उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। आग्नेय शैल, अवसादी शैल, कायांतरित शैल, तीनों शैल दिए हुए हैं और यहाँ पे उच्च ताप एवं दाब के कारण परिवर्तित हो जाते हैं। द्रवित मैग्मा या फिर हवा और जल आदि के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचकर जमा कर दिए जाते हैं। किसकी बात हो रही है, आइए आपको समझाते हैं। आग्नेय शैल किसके साथ में जाएगा, ऑप्शन ए। यहाँ पे हमने आपको साफ साफ बताया था कि द्रवित मैग्मा ठंडा होकर आग्नेय शैल बन जाता है। द्रवित मैग्मा ठंडा होकर आग्नेय शैल बन जाता है, आग्नेय शैल से फिर द्रवित मैग्मा में चला जाता है, यानी कि आग्नेय शैल मैग्मा के साथ में चला जाएगा। यहाँ पे जो हमारा आग्नेय शैल है वो द्रवित मैग्मा के साथ में चला गया। अब बात हो रही है अवसादी शैल की। देखिए अवसादी शैल जो है यह हवा और जल आदि के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाकर जमा कर दिए जाते हैं। मैंने अभी आपको बताया था, मैं दिखा भी देता हूं। आंसर यहाँ पे साफ साफ लिखा है, ये अवसाद हवा जल आदि के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाकर जमा कर दिए जाते हैं और इस प्रकार की शैलों को अवसादी शैल कहते हैं। तो ये अवसादी शैल हमारा इस तरीके से राइट हो जाएगा। तो अवसादी शैल हमारा जो है वह थर्ड नंबर ऑप्शन के साथ गया। आग्नेय शैल हमारा द्रवित मैग्मा के साथ में चला गया। कायांतरित शैल, अब एक बचा लास्ट में, तो इसको हम इससे मिला देंगे। कायांतरित शैल उच्च ताप एवं दाब के कारण परिवर्तित हो जाते हैं। दिखा भी देते हैं आपको इसका आंसर। यहाँ पे साफ साफ लिखा है ताप एवं दाब के कारण ये आग्नेय एवं अवसादी शैल कायांतरित शैल में बदल जाते हैं। ठीक है, और फिर ये जो कायांतरित शैल है वो उच्च ताप और दाब के कारण पुनः पिघल करके मैग्मा बन जाते हैं। तो ताप और दाब तथा कायांतरित शैल का घनिष्ठ संबंध है, तो हम इसको राइट हो जाएगा ये। ठीक है, राइट ऑप्शन हो गया। कायांतरित शैल उच्च ताप एवं दाब के साथ में जाएगा, आग्नेय शैल द्रवित मैग्मा ये इसके साथ में चला गया। ए सेकेंड, बी थर्ड। देखिए अब ये हो जाएगा, ए हो गया सेकेंड, बी हो गया थर्ड, सी हमारा फर्स्ट के साथ में चला गया।
ऑप्शन जो 2 नंबर है वह राइट हो गया। इस तरीके से ये आपका प्रश्न 7 जुलाई का जो अभी परीक्षा हुई थी उसका था। अगला प्रश्न आपसे पूछता है निम्न में से कौन सा खनिज काला सोना कहलाता है। आपको पता है कि जीवाश्म ईंधन के 3 मुख्य प्रकार हैं। जीवाश्म ईंधन के अगर आपसे पूछ ले कि मुख्य प्रकार, तो जीवाश्म ईंधन के 3 मुख्य प्रकार हैं। 3 मुख्य प्रकार कौन कौन? एक तो आपका कोयला है, दूसरा पेट्रोलियम है, तीसरा प्राकृतिक गैस है। ये तीनों ही जीवाश्म ईंधन के क्या हैं? 3 मुख्य प्रकार हैं और उसमें पेट्रोलियम को काला सोना कहा गया है। पेट्रोलियम को काला सोना कहा जाता है। ऑप्शन यहाँ पे ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न कहता है कि शैल के एक प्रकार से दूसरे प्रकार में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? यहाँ पे आंसर लिखा हुआ है, एक शैल से दूसरे शैल में परिवर्तन होने की इस प्रक्रिया को शैल चक्र कहते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन रॉक साइकिल है वह राइट हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट वन ओवर हियर। बहुत बेहतरीन क्लास, बहुत बेहतरीन क्वेश्चंस। इस तरीके से चैप्टर्स विद PYQ कोई नहीं कराएगा, कोई भी नहीं कराएगा, क्योंकि एक चैप्टर को पढ़ना फिर सारे PYQ पलट करके उस चैप्टर से रिलेटेड प्रश्न ढूंढना बहुत डिफिकल्ट काम है। हम वो करते हैं, आपकी मेहनत को बचाते हैं, वरना अगर आप ये काम करेंगे तो पढ़ेंगे कब? समय बहुत लगता है। प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन से महाद्वीपीय संहति के निर्माण के मुख्य खनिज हैं? सिलिका और मैग्नीशियम, सिलिका और एल्यूमिना, सिलिका और लोहे, मैग्नीशियम और एल्यूमिना। पूछ रहा है महाद्वीपीय संहति के निर्माण में कौन कौन मुख्य खनिज प्रयोग होते हैं या किन किन मुख्य खनिजों से मिलकर के महाद्वीपीय संगति का निर्माण होता है। मैंने आपको समझाया था कि इसको नोट कर लीजिए, ये पूछा जाएगा। आइए इसका आंसर बताते हैं। यहाँ पे आंसर दिया हुआ है, महाद्वीपीय जो परपट्टी है वो सिलिका और एल्यूमिना से मिलकर के बनी है। महासागर की परपट्टी जो है वह सिलिका और मैग्नीशियम से मिलकर के बनी है। और अगर आंतरिक क्रोड पूछ ले किससे मिलकर बनी है, तो आंतरिक क्रोड आपकी निकल और लोहे से मिलकर के बनी है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमारा महाद्वीपीय संगति जो है वो सिलिका और एल्यूमिना से मिलकर के ये मुख्य खनिज है महाद्वीपीय संगति के निर्माण के। ठीक है, ये सिलिका और मैग्नीशियम जो है महासागर की अगर परपट्टी पूछ लेता तो हम इसके साथ में चले जाते। अगर ये कहता कि महासागर की परपट्टी के निर्माण में मुख्य खनिज कौन से हैं, तो सिलिका और मैग्नीशियम। महाद्वीपीय की बात करेगा तो सिलिका और एल्यूमिनियम के साथ में हम चले जाएंगे। अगला प्रश्न कहता है, देखिएगा बहुत बेहतरीन, उसी से रिलेटेड प्रश्न है। प्रश्न कहता है कि निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? सही सुमेलित है पूछ रहा है। देखिए महाद्वीपीय संगति के निर्माण में क्या क्या लगता है? महाद्वीपीय संगति के निर्माण में जो खनिज हैं वो सिलिका और एल्यूमिना, जैसे अभी हमने जस्ट पढ़ा सिलिका और एल्यूमिना। यहाँ पे सिलिका और मैग्नीशियम दिया है तो ये कट जाएगा। सिलिका और मैग्नीशियम, अगर यहाँ पे महासागर लिखा होता यहाँ पे तब ये सही हो जाता, क्योंकि सिलिका और मैग्नीशियम तो महासागर की परपट्टी को बनाने में प्रयोग आने वाले खनिज हैं, महाद्वीपीय संगति में नहीं, इसलिए ये कट जाएगा। दूसरा महाद्वीपीय परपट्टी नहीं, दूसरा जो है ये लिखा है ओशियनिक क्रस्ट। ओशियनिक मतलब यहाँ पे महासागर लिखा होना चाहिए था, इनका गलत टाइप हो गया है। यहाँ पे क्या होना चाहिए? महासागर परपट्टी। महासागर परपट्टी किससे मिलकर के बनी है? महासागर परपट्टी सिलिका और मैग्नीशियम की मिलकर के बनी है। यहाँ पे सिलिका और लोहा दिया है तो ये भी गलत हो गया। ठीक है, फिर तीसरा है क्रोड। आंतरिक क्रोड किससे मिलकर के बनी है? आंतरिक क्रोड जो है वो अभी मैंने आपको बताया निकल और लोहे की मिलकर के बनी है। तो सी ऑप्शन जो है वो हमारा सही है। ठीक है, सी ऑप्शन हमारा इसमें ओनली सी, केवल सी सही है, बाकी ऑप्शंस गलत हैं प्यारे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। प्रश्न बहुत बड़ा है, देखिएगा बहुत बड़ा क्या है। ठीक है, शैल के बारे में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पृथ्वी की परपट्टी बनाने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को शैल कहते हैं। आग्नेय शैल मैग्मा से बनती है, दक्कन पठार ग्रेनाइट से बना है। 3 ऑप्शंस हैं, क्या तीनों सही हैं या कोई एक सही है? 3 ऑप्शन दिए हैं ए बी सी करके। पहला ऑप्शन यहाँ पे मिल गया हमको, पृथ्वी की परपट्टी बनाने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को शैल कहते हैं, यानी कि उसमें जो हमारा ऑप्शन ए रहेगा वो राइट है। दूसरा ऑप्शन हमारा कह रहा था कि आग्नेय शैल मैग्मा से बनती है, आग्नेय शैल मैग्मा से बनती है,
ये देखिए, द्रवित मैग्मा ठंडा होता है तो आग्नेय शैल बनाता है। ठीक है, क्लियर है। द्रवित मैग्मा ठंडा होकर आग्नेय शैल का निर्माण करता है, यानी कि जो बी ऑप्शन है वो भी राइट हो गया, ए ऑप्शन भी राइट हो गया। सी ऑप्शन कह रहा था कि दक्कन पठार ग्रेनाइट से बना है। दक्कन पठार कहाँ है, ढूंढिए। दक्कन पठार ग्रेनाइट से नहीं, बेसाल्ट शैलों से बना है, इसलिए जो सी ऑप्शन रहेगा वो कट जाएगा, ए और बी राइट हो जाएगा। ठीक है, बात क्लियर है। पृथ्वी की प्रॉपर्टी बनाने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को शैल कहते हैं। आग्नेय शैल मैग्मा से बनती है। दक्कन पठार ग्रेनाइट से बना है, नहीं, इसलिए ऑप्शन सी जो है वह हमारा इसमें कट जाएगा। तो ए और बी जो है वो सही हैं, ए और बी ऑप्शन सही हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न लेंगे। अच्छा, ये जो प्रश्न है ये दोनों एक ही साल पूछे गए हैं। वो साल है हमारा 23 जनवरी 2023। ठीक है, 23 जनवरी 2023 में यह प्रश्न और इसके अगले वाला, ये दोनों प्रश्न पूछे गए हैं। अगला प्रश्न लेते हैं। कहता है कि कथन ए बी सी पर विचार करें, सही उत्तर दें। खनिज आग्नेय शैलों, अवसादी शैलों और कायांतरित शैलों में पाए जाते हैं। धात्विक खनिज आग्नेय शैलों में पाए जाते हैं, लेकिन कायांतरित एवं अवसादी शैलों में नहीं पाए जाते। खनिज ईंधन अवसादी स्तर में पाए जाते हैं। आइए आंसर ढूंढते हैं। जो पहला पॉइंट हमारा लिखा था, देखिए उसका आंसर यहाँ पे, शैल विभिन्न खनिजों से बनी होती हैं। यानी कि ऐसा नहीं कि किसी एक शैल की बात कर रहा है कि जो है कि अवसादी शैल बनी होती है या आग्नेय शैल या कायांतरित शैल, नहीं, शैल यानी कि बनी होती हैं का मतलब है कि सभी शैल जो है वो विभिन्न खनिजों से बनी होती हैं। तो यहाँ पे ठीक कह रहा है कि खनिज आग्नेय शैलों, अवसादी शैलों और कायांतरित शैलों में पाए जाते हैं, यानी कि शैल विभिन्न खनिजों से बनी होती हैं। जो खनिज हैं वो सभी शैलों में पाए जाते हैं, ऑप्शन ए राइट हो गया। धात्विक खनिज आग्नेय शैलों में पाए जाते हैं, लेकिन कायांतरित और अवसादी शैलों में नहीं पाए जाते, ऐसा नहीं है। ठीक है, धात्विक खनिज केवल आग्नेय शैलों में ही नहीं बल्कि सभी शैलों में पाए जाते हैं, इसलिए ये ऑप्शन कट जाएगा। खनिज ईंधन अवसादी स्तर में पाए जाते हैं, ये भी बात सही है। तो इसमें ए और सी वाला जो ऑप्शन है वो आपका राइट हो गया। वेरी गुड प्रश्न। आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न की बात करेंगे। चलिए, प्रश्न कहता है पृथ्वी के कोर क्रोड की सबसे आंतरिक परत किसकी बनी हुई है। तो पृथ्वी के कोर क्रोड की जो सबसे आंतरिक परत है वह निकिल और लोहे से बनी है। हमने आपको अभी पीछे बताया था। ठीक है, जो प्रॉपर्टी के ठीक नीचे मेटल होता है और उसके बाद जो सबसे आंतरिक परत क्रोड है, क्रोड वो किसकी बनी है, निकिल और लोहे से बनी है। इतनी बात क्लियर है। ठीक है, ओके, आगे बढ़ेंगे। अब जैसे यहाँ पे कह रहा है सिलिका और मैग्नीशियम की बात कर रहा है। सिलिका और मैग्नीशियम, ये महासागर की प्रॉपर्टी जो होती है वो सिलिका और मैग्नीशियम से मिलकर के बनती है। सिलिका और एल्यूमिना की अगर बात करें तो महाद्वीपीय जो प्रॉपर्टी होती है वो सिलिका और एल्यूमिना से बनती है। क्रोड हमारी निकल और लोहे से बनती है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न लेंगे। प्रश्न कहता है कि निम्न में से किन शैलों में पौधों, जानवरों एवं अन्य सूक्ष्म जीवाणुओं जो कभी इन शैलों पर रहे हैं के जीवाश्म पाए जा सकते हैं। किन शैलों में इनके जीवाश्म पाए जा सकते हैं। यहाँ पे आंसर दिया है प्यारे दोस्तों, अवसादी शैल कहते हैं इन शैलों में पौधों, जानवरों एवं अन्य सूक्ष्म जीवाणुओं जो कभी इन शैलों पर रहे हैं के जीवाश्म भी हो सकते हैं। तो अवसादी शैल हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे जो बी है, सेडिमेंट्री रॉक्स, यह राइट हो जाएगा। वेरी गुड प्रश्न। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न कहता है, देखिए बड़ा प्रश्न है, चलिए ध्यान से पढ़िएगा, समझिएगा, टाइम बहुत है, जल्दी किसी बात की नहीं, इसीलिए हम बड़े आराम से पढ़ाते हैं। शैल के बारे में दिए गए कथन पर विचार कीजिए। अवसादी शैल के दो प्रकार हैं, अंतर्भेदी और बहिर्भेदी। द्रवित लावा से बनने वाली शैल आग्नेय शैल कहलाती है। एक शैल से दूसरी शैल में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को शैल चक्र कहा जाता है। इन तीनों ऑप्शन को ध्यान रखिए, इनका आंसर आपको ढूंढ के बताते हैं। प्रश्न में हमारा जो पहला ऑप्शन था वो कह रहा था कि अवसादी शैल दो प्रकार के होते हैं। नहीं प्यारे दोस्तों, आग्नेय शैल जो होते हैं ये होते हैं दो प्रकार के। कौन होते हैं? आग्नेय शैल दो प्रकार के होते हैं, अवसादी नहीं। और ये जो दो प्रकार हैं
वो हमारे अंतर्भेदी और बहिर्भेदी हैं। ठीक है, ये बात तो आगे सही लिखी थी, लेकिन उन्होंने आग्नेय की जगह अवसादी कर दिया, इसलिए जो ए ऑप्शन है वो हमारा कट जाएगा। किसकी वजह से? आग्नेय की जगह उन्होंने अवसादी कर दिया, जबकि आग्नेय शैल दो प्रकार की होती है। ए कट गया हमारा। ठीक है, ए नहीं राइट है। दूसरा ऑप्शन वो लोग कह रहे थे कि द्रवित लावा से बनने वाली शैल आग्नेय शैल कहलाती है। देखिए, द्रवित मैग्मा से बनने वाली शैल को आग्नेय शैल कहते हैं। बिल्कुल राइट ऑप्शन है, बी हमारा राइट हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन कह रहा था कि एक शैल से दूसरे शैल में परिवर्तन वाला पॉइंट था हमारा। परिवर्तन वाला पॉइंट कहाँ गया? ये रहा, यहाँ पे लिखा है कि एक शैल से दूसरे शैल में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को शैल चक्र कहा जाता है। तो बी और सी हमारे राइट हैं। तो ये बात क्लियर हो गई। हमारा द्रवित लावा से बनने वाली शैल आग्नेय शैल, और ये एक शैल से दूसरी शैल में परिवर्तन होने की प्रक्रिया शैल चक्र कहलाती है। यहाँ पे अगर अवसादी की जगह आग्नेय कर देते तो हमारा ये भी राइट हो जाता, लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया, तो हमारा बी और सी जो ऑप्शन यहाँ पे है वह राइट हो जाएगा। ढूंढिए, बी और सी वाला ऑप्शन राइट हो गया प्यारे दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न लेंगे। देखिए, प्रश्न कहता है मूल सेल और कायांतरित सेल। ठीक है, मूल का मतलब ओरिजिनल रॉक, और फिर उसके बाद वो चेंज होके किस में जाती है? मेटामॉर्फिक रॉक। चूना पत्थर का क्या बनता है? चिकनी मिट्टी किस में जाती है? बलुआ पत्थर किस में चेंज होता है? आइए समझते हैं। ऑप्शन ध्यान रखिएगा। चूना पत्थर है, इधर संगमरमर है, इधर चिकनी मिट्टी है, इधर स्लेट है, इधर बलुआ पत्थर है, इधर संगमरमर है। आइए इसका आंसर ढूंढते हैं। हमको एक ही जगह पे एक ही लाइन में दो ऑप्शन क्लियर हो गए। पहला ऑप्शन हमारा कह रहा था चूना पत्थर किस में जाता है? तो चूना पत्थर जो है वो संगमरमर में परिवर्तित हो जाता है। चूना पत्थर यहाँ पे जो है वो ओरिजिनल रॉक है, मूल सेल है, और चेंज होकर के वो संगमरमर में जाती है। दूसरा ऑप्शन हमारा कह रहा था चिकनी मिट्टी वाला, तो चिकनी मिट्टी जो है वो स्लेट में चली जाती है। चिकनी मिट्टी स्लेट में चेंज हो जाती है। ओके, अच्छा, दो ऑप्शन हमारे जब क्लियर हो जाते हैं, चूना पत्थर चिकनी मिट्टी वाला, तो जाहिर सी बात है तीसरा ऑप्शन, अच्छा संगमरमर दो बार दिया है। ठीक है, इन्होंने गलत क्वेश्चन दिया है। एक जगह पे क्वार्टजाइट होना चाहिए था, क्योंकि बलुआ पत्थर जो है वो क्वार्टजाइट के साथ में चला जाएगा। बलुआ पत्थर क्वार्टजाइट में चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे अगर हम मैच करें तो चूना पत्थर संगमरमर में जाएगा और चिकनी मिट्टी स्लेट में जाएगी। ये ठीक है। ठीक है, अब जो बलुआ पत्थर है वो यहाँ पे क्वार्टजाइट में चेंज होता है प्यारे दोस्तों। क्वार्टजाइट में आप लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, क्वार्टजाइट में चेंज होगा। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे जो ऑप्शन हमारा ए और बी है वो राइट है। ठीक है, बी ऑप्शन में ए और बी दोनों यहाँ पे सही हैं। ठीक है, जो सी ऑप्शन है वो गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ पे क्वार्टजाइट है। अच्छा, एक बात के लिए सॉरी इसलिए क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन इन्होंने सही दिया है। हमने सोचा इस तरीके से मिलाने वाला है। ठीक है, नहीं, ये पूछ ही यही रहा था कि इसमें ऑप्शन कौन कौन से सही हैं। ओके, क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। चूना पत्थर संगमरमर में जाएगा, चिकनी मिट्टी स्लेट में जाएगी, यानी कि ए और बी दोनों सही हैं। ठीक है, सी ऑप्शन गलत है। ये सही तब होता जब यहाँ पे क्वार्टजाइट हो जाता। इतनी बात क्लियर है? ओके, अच्छा, अब एक प्रश्न और रहता है, वो शायद टॉप पे हमने छोड़ा था। ये रहा प्रश्न, ये लास्ट प्रश्न आपका रहेगा। प्रश्न ये कह रहा है कि शैल खनिज अवयवों के निश्चित संगठन वाले एक या एक से अधिक खनिजों का एक समूहन है। खनिज बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा निर्मित होते हैं। जी बिल्कुल, पहला ऑप्शन इसमें गलत है। सेकंड ऑप्शन, जो खनिज होते हैं वो प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा ही निर्मित होते हैं, इसलिए इसमें जो ऑप्शन बी रहेगा वो आपका राइट हो जाएगा। ए गलत है, बी सही है इसमें। ठीक है, इतनी बात क्लियर होती है? वेरी गुड। तो डियर फ्रेंड, इस तरीके से हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर था। क्लास कैसी रही ये आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। किसी की भी मेहनत हो, उसकी मेहनत को अप्रिशिएट करना चाहिए। और आप लोग ना लाइक करते हैं ना कमेंट करते हैं। कुछ ही लोग हैं जिनका डेली कमेंट आता है, और प्लीज़ कमेंट करते रहें, बताते रहें कि सर क्लास कैसी रही। हम बहुत स्लो पढ़ा रहे हैं, ये हम भी जानते हैं कि हम स्लो पढ़ा रहे हैं। स्लो इसलिए पढ़ा रहे हैं कि अभी आपके पास टाइम है, और मुझे लगता है कि जिस तरीके से हम आपको पहले चैप्टर पढ़ाते हैं फिर प्रश्न हल करवा देते हैं, तो आपका आधे, मुझे लगता है कि 80% चैप्टर क्लियर हो जाता होगा साथ में ही। यस और नो बताइएगा, ठीक है, कि सर क्लियर होता है कि नहीं। मुझे ऐसी उम्मीद है कि 80% चैप्टर आपका साथ में ही
क्लियर हो जाता है जब हम लोग इस तरीके से क्वेश्चंस बार बार क्वेश्चन पढ़ते हैं, ऑप्शन पढ़ते हैं, फिर जो है मैं इसमें आपको आंसर दिखाता हूँ। ठीक है, इससे आपका बार बार वो चीज़ क्लियर हो जाती है, साथ में याद हो जाती है, ऐसी मुझे उम्मीद है। ठीक है, और आपके कमेंट का दिल से स्वागत है। अपने दोस्तों तक कॉलेज ग्रुप में इस वीडियो को जरूर शेयर करें, उनको बताएं, यही मेन चीज़ है, इसी को पढ़कर आप सीटेट क्रैक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट क्लास में।